क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? जस्ट क्रिएटिंग अ परसेप्शन। प्रशांत किशोर कई बार ये कहते हैं कि आप हेल्थ बुलेटिन जारी कर दीजिए। दैट इज अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। जो लोग ये बोल रहे हैं उनकी क्या भूमिका है प्रदेश में? अभी खेमका हत्या हो गई, जंगल राज तब था या जंगल राज अब है? इसका उद्भेदन होगा और जो लोग होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये एक लेसन सेट होगा इस बार। तो आपको लगता है कि वो क्राइम स्टेट स्पॉन्सर्ड था? हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के मामले में बिहार लोएस्ट है। आप बिहार में इकोनॉमी को कैसे सुधारेंगे? नीतीश कुमार को तो ऐसा बिहार मिला था जिस गाड़ी में न टायर था न हैंडल था। ये बीमारू राज्य था ना। दिस स्टेट वॉज बीमारू। आज भी बीमारू ही है। आज के समय में तो हम सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में हैं। तेजस्वी कहते हैं कि देखिए जो नीतीश जी कह रहे थे, हमने 5 लाख जॉब दिया। इम्प्लीमेंट हो रहा था तब आप हमारे साथ आ गए। आप कह रहे हैं कि हमारा हो गया। आप कहाँ हैं? न 3 में न 13 में। वीडियो देखा जिसमें तेजस्वी यादव छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अशोक चौधरी जी भुंजा पार्टी के अहम सदस्य है ना, वो हो गए अब प्रोफेसर लेक्चरर। तो पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई परीक्षा देते देखा? जो 9th फेल होता है ना, वही सब ऐसा भाषा का प्रयोग कर सकता है। लालू जी के यहाँ लौंडा नाच होता था तो पूछे कि अशोक चौधरी जाते थे? कभी नहीं गए। क्या भविष्य है आज की तारीख में कोई कांग्रेस भविष्य का? नहीं है। जंगल राज के नाम पे किसी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हो कि ना लालू जी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, इस्तीफा दे दो। सुधा श्रीवास्तव, विजेंद्र यादव और भी लोग थे, सब लोगों ने छोड़ के आए थे। इट मींस दैट कि दे वर नॉट हैप्पी विद हिज वर्किंग स्टाइल। प्रशांत किशोर के बारे में क्या जजमेंट है? प्रशांत किशोर इज नॉट रिलेवेंट फॉर मी टू हैव अ कमेंट। कौन आया था जेडीयू दफ्तर में और कौन पोस्टर लगा के चला गया? जेडीयू पोस्टर कहाँ लगा? जेडीयू दफ्तर में मतलब पता था कि क्या जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों का है? ये नहीं कहिए कि सिर्फ मोदी जी का है। नहीं दोनों ये एनडीए के, ये चुनाव एनडीए लड़ रही है। एनडीए में सब ठीक है ना? बिल्कुल 100 में ठीक है और हम लोग 225 जीत के आएंगे। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी बिहार में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल बिहार चुनाव स्पेशल। आज जो मेहमान तीखे सवालों का सामना करेंगे वो बड़े खास हैं। एक लंबा इतिहास भी है उनका, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। लेकिन अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि को अलग कर दें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस में थे और एक वक्त मुझे याद है जब वो सुर्खियों में रहा करते थे, जेल मंत्री थे। आरजेडी की सरकार थी, यानी गठबंधन वाली ही, कांग्रेस में थे और जेल मंत्री थे। लालू जी तब जेल गए और बेउर जेल में थे तो कई सारी हेडलाइंस बना करती थी लालू जी को लेकर के। और आप समझ गए होंगे अशोक चौधरी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने और फिर नीतीश जी के साथ आ गए। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश जी के कुछ लोग जो खासम खास हैं, उनमें एक अशोक चौधरी, माफ कीजिएगा प्रोफेसर अशोक चौधरी, अब तो प्रोफेसर भी हो गए। ऑपोजिशन में चाहे तेजस्वी हो या आजकल प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, उनके टारगेट पे रहते हैं। कोई भुंजा पार्टी का सदस्य कहता है, कोई सर्वदलीय नेता कहता है। पर्सनल अटैक हो चाहे राजनीतिक अटैक हो, उन पे लगातार जम करके हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि अगर नीतीश जी को समझना हो तो अशोक जी से जरूर बात कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में जो हम पटना में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे तीखे सवालों का सामना करेंगे अशोक चौधरी, माफ कीजिए प्रोफेसर अशोक चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शशि जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने पॉडकास्ट के लिए हमको लायक समझा, इसके लिए आपको साधुवाद है। अरे आपको नीतीश जी लायक समझते हैं? नहीं। मतलब आप वो आदमी हैं जिनके कंधे पर नीतीश कुमार जैसा आदमी सर रख कर करके आंसू बहाता हो, बोझ हल्का करता हो, और आप कह रहे हैं कि आप
इस इंटरव्यू के लायक हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि नीतीश जी को किसी के कंधे पर आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की करोड़ों जनता नीतीश जी के लिए आंसू बहाती है। ये तो उनका प्यार है कि वो उन्होंने अपना पब्लिकली एक्सप्रेस कर दिया। जनरली कोई राजनेता इस तरह से एक्सप्रेस करता नहीं है। बट ठीक है, पिता के समान हैं। हम लोग तो उनको अपना मानस पिता मानते हैं कि उन्होंने जितना काम अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ों के लिए किया है, शायद ही देश में कोई नेता है 70 साल की आज़ादी के बाद जिसने इतनी बड़ी आबादी को मुख्यधारा में लाने का काम किया। तो उनका प्यार है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखिए कि 75 साल की आज़ादी में मैं देश का पहला दलित व्यक्ति हूँ जिनको किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए माननीय नेता नीतीश कुमार ने मंत्री बना के रखा, और उसके बाद चुनाव हुआ, फिर भी किसी सदन के सदस्य नहीं रहते हुए दोबारा उन्होंने मंत्री बनाया। तो मैं पहला दलित हूँ। ऐसे तो आपको मराठा बहुत मिलेगा, राजपूत बहुत मिलेगा, ब्राह्मण बहुत मिलेगा जो बिना किसी हाउस के सदस्य रहते हुए मंत्री बने, बाद में इनकॉर्पोरेट हुए, लेकिन मैं पहला दलित हूँ। तो नीतीश कुमार का जो कमिटमेंट है इस सेक्शन के लोगों के लिए, अब जब हटते हैं तो जितना मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं अपनी जगह पर एक महादलित को, और एक महादलित का समय ख़त्म हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड कमिटमेंट। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मतलब फॉर्चुनेट हैं कि हम थे, बट तो आप तो फॉर्चुनेट हमेशा रहे हैं ना, राइट फ्रॉम जवानी, है ना? मतलब माशाअल्लाह अभी भी आप जवानी हैं दिल से भी, है ना? मतलब कोई देख के थोड़ी कह सकता है कि आप इतनी उम्र वाले हैं कि बेटे बेटी की शादी हो गई, दामाद वाले हैं। आप तो स्टिल यू आर यंग। लेकिन आप जब कांग्रेस में थे तब भी वही जलवा था, 10 जनपद में सोनिया गांधी के यहाँ पहुँच जाइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए। जब आप उस गठबंधन में थे और जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तब भी आप उनके ब्लू आइट बॉय थे। उधर से जब आप इधर आए तो कुछ ना कुछ तो खास होगा ना अशोक चौधरी में। देखिए शशि जी कि हम एक लंबी पारी राजनीति का किए हैं। हम NSUI के में पदाधिकारी रहे, हम यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, हम पार्टी के 2000 में हम पार्टी के सेक्रेटरी बने PCC के, और मंत्री राज्य मंत्री हुए कांग्रेस कोटे से। उसके बाद हम जनरल सेक्रेटरी हुए, उपाध्यक्ष हुए, स्पोक्स पर्सन हुए, चीफ स्पोक्स पर्सन हुए, तब फिर जाकर उपाध्यक्ष हुए और तब अध्यक्ष हुए। मतलब हमने अपने छात्र जीवन से लेकर अध्यक्ष बनने तक में जो भी पद था उसको हमने निष्ठा से उसका हमने निष्पादन किया। और फिर हम समझते हैं राहुल जी जब आए तो जब उन्होंने एक यंग टीम बनाई जिसमें जितिन प्रसाद थे, सचिन पायलट थे, आपके हरियाणा के हमारे अध्यक्ष हुए थे, वो सब लोग, चाहे रणदीप थे, रणदीप सुरजेवाला जी तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब हम प्रेसिडेंट के यूथ प्रेसिडेंट का प्रयास कर रहे थे। तो सब लोग उस समय थे, उस समय एक नई टीम बनाए थे, राहुल जी उसमें हम बने थे। और बनने के बाद 15 में हमारा महागठबंधन की सरकार बनी थी और अच्छा परफॉर्म किए थे, और उस परफॉर्मेंस में नीतीश जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि हम 2013 में जब अध्यक्ष बने थे तो 14 के लोकसभा जस्ट चुनाव के बाद भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ में हम, लोकसभा का चुनाव हो गया था और भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया था। तो उस बिल के खिलाफ हम बोधगया से बुद्धा टू गांधी, बोधगया से चंपारण तक की पदयात्रा किए थे। 340 किलोमीटर की वो पदयात्रा थी और 18 दिनों में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। और उसमें हमको जो नीचे के तबके के लोगों से, क्योंकि वो पूरी पदयात्रा रियल पदयात्रा हमने किया, और गर्मी का समय था, जो सत्तू बेचने वाला, शाम में अंडा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, सब लोग यही कहता था विदाउट कास्ट एंड क्रीड कि नीतीश जी ने बहुत काम किया है। और नीतीश जी को 14 में तो हम लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन 15 में हम देंगे। तो जब ये मेरी पदयात्रा कंप्लीट हुई तो उसमें हमारे जयराम रमेश जी भी आए थे, बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और
तो हम जब सोनिया जी से मिले इसकी पूरी रिपोर्ट के साथ, तो हमने उनको कहा था कि नीतीश जी ही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता का समर्थन उनके पास, नॉट दैट कि ही हैज़ नॉट गॉट एनी सीट्स इन 2014 लोकसभा, ही हैज़ बैडली डिफीटेड, बट येट द पीपल ऑफ बिहार स्टिल हैव अ फीलिंग फॉर नीतीश कुमार। और पूरा हमने सोनिया जी को ब्रीफ किया था और बताया था कि अगर इस तरह का कोई गठबंधन बनता हो तो उसमें प्रयास करना, मतलब माइनस लालू। नहीं, उस समय तो हम एक आया था, एक समीकरण, एक स्टेज आया था जिसमें कि माइनस लालू भी हम लोग जाते, अगर वो जाते तो ज़्यादा बेटर होता, हाँ। पूरा बिहार का परिप्रेक्ष्य डिफरेंट हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय नीतीश जी को लगा कि नहीं भाई, सब लोग कह रहे हैं साथ जाने के लिए तो साथ ही चलना चाहिए, साथ गए हम लोग 15 में। ठीक है, अब जरा करंट पे आते हैं। ये पूरी बिहार में बवाल मचा हुआ है ना? ऑपोजिशन का काम है हमला करना, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है हाँ उसकी, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। नीतीश जी को 2005 से अगर आप स्टडी करें या उसके पहले भी, अब चलिए ठीक है 2005 से अगर स्टडी करें तो 2005, 10, 15, 20, अब 25 पे हम आ गए। क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? शारीरिक, स्वास्थ्य? देखिए, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ कमजोर का? कहीं ना कोई पैरामीटर होगा ना। जैसे बोलने के लिए तो हम बोल दें कि अशोक चौधरी पागल हो गए, और 100 आदमी बोलने लगे अशोक चौधरी पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए, तो देर विल बी अ बस विस्पर, क्या अशोक चौधरी पागल हो गया है, क्या अशोक चौधरी पागल हो गया। बट व्हाट इज द पैरामीटर? पागल होने का पैरामीटर क्या है अशोक चौधरी का? तो नीतीश जी के कमजोर होने का पैरामीटर क्या है हेल्थ वाइज? पीपल शुड से ना कि व्हाट इज द पैरामीटर, तब तो हम डिस्कशन आगे करें। आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी कमजोर हो गए हैं हेल्थ वाइज, तो क्या पैरामीटर है? ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दिस? यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ परसेप्शन। चूंकि चाहे वो आरजेडी हो, प्रशांत किशोर कई बार ये कहते हैं कि आप हेल्थ बुलेटिन जारी कर दीजिए, है ना, अगर स्वस्थ दे हैं आर तो। क्रिएटिंग, दैट इज अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का तो ये पार्ट है ना कि दे आर क्रिएटिंग अ परसेप्शन, परसेप्शन भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हेल्थ बुलेटिन, वाई हेल्थ बुलेटिन? क्यों हेल्थ बुलेटिन निकलेगा? हेल्थ बुलेटिन निकालने का ज़रूरत क्यों है? क्या कारण है कि हम हेल्थ बुलेटिन निकाल दें? अब हमको कहे कि भाई आप अशोक चौधरी पागल है, अशोक चौधरी पागल है, 500 आदमी कहने लगे अशोक चौधरी पागल है, तो हम जाके अपना सर्टिफिकेट लेने जाएंगे मेंटल के लेकिन डॉक्टर आपको से? पता है ना कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। नो नो, दैट इज देयर, बट वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, उस परसेप्शन को गलत साबित करना ही ना मेरा काम है। तो क्या है? गलत, अब तो आप देखिए नीतीश जी का, हर एक जगह नीतीश जी घूम रहे हैं, हर एक जगह नीतीश जी बोल रहे हैं, पर ये तो 20 से बोल रहे हैं लोग कि नीतीश जी हैं। अब आप बताइए कि क्या नाम है, जो माननीय नेता ने प्रगति यात्रा की, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिन जिन जगहों पर योजना को करना है, होना है, उन सब जगह जा करके योजनाओं को उन्होंने देखने का काम किया। नॉट दैट कि गए और रिव्यू किए और चले आए, सब जगह जा जा के खुद योजना को देखें, 2-4 योजना को, जहाँ पुल बनना है, जहाँ प्रगति यात्रा में बड़ी योजना थी, स्वयं जा करके ऑन स्पॉट जाकर योजना को देखना। अब डेवलपमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर से इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? देन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पीपल कि भाई आपको ये करना चाहिए, इसको यहाँ से बनाइए, इसको हमको लगता है इसको ये ठीक करना चाहिए, इसको यहाँ से जोड़ रहे हैं तो इसको यहाँ से भी जोड़ दीजिए, इसको भी फायदा हो जाएगा। तो दीज ऑल आर, तो ये आदमी, कोई बीमार आदमी इस तरह से कहेगा, करेगा? ये तो एक, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ में कोई है ही नहीं कुछ ना, एंटी इनकम्बेंसी है। आप देख लीजिए, कहीं घूम जाइए कि लोग को क्या है प्रदेश में 20 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है, उसके काम करने का तरीके का या कुछ तो विरोध होगा। नीतीश जी का कोई विरोध नहीं है। तो अब लोग कहने लगे हैं कि नीतीश जी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इनको हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए, इनको क्या करें। अरे भाई, जो लोग ये बोल रहे हैं उनकी क्या भूमिका है प्रदेश में? व्हाट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन? उनका क्या है जो बोलते हैं नीतीश जी को क्या नाम है, बुलेटिन जारी करना चाहिए? वो तो खुदे 14 में आए हैं, 14 के पहले कहां थे? अरे भाई, जो प्रदेश जल रहा था, यहां पर 118 नरसंहार हो रहा था, वेन वे वर यू? कहां थे आप? आप 14 में आए, आप 14 के बाद आप आए, आप आने के बाद आप घूमे, उनको आपको लगा कि भाई हम भी कुछ कर लें,
एवरीबडी हैज आते हैं उस एपिसोड पे आते हैं। अशोक जी, ऑन अ वेरी, क्या है कि जब नीतीश जी बाहर निकल रहे हैं तो बहुत स्कॉटेड है ना, स्कॉट करके निकाला जा रहा है। एक परसेप्शन इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, कोई मीडिया से उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एक 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 क्रिएट होता है कि कहीं कुछ दिक्कत तो अच्छा, नहीं आप है। हमको एक बताइए, मायावती जी चुनाव लड़ रही थी, कितने बार मीडिया से इंटरेक्ट किए थे? और सरकार आई थी। लेकिन नीतीश कुमार हैं। मेरी बात, अब अब हम पहले, आपका सवाल है, इफ इट इज इन क्राइटेरिया दैट ही इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द प्रेस, सो दैट्स व्हाई ही इज स्कॉटेड। तो मायावती जी ने तो किसी से नहीं इंटरेक्ट किया प्रेस से, सरकार कैसे आ गई उनकी? ये सब परसेप्शन है, मिथ है, ये सब मिथ है। अब नीतीश कुमार इतने प्रेस से मिलिए, नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार का काम बोलता है। आप चले जाइए गांव में, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऑपोजिशन के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं, मैंने कहा कि ऑपोजिशन का काम है कहना, वो कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही इस तरह की बातचीत होती है। अभी जो आयोग का गठन हुआ, आपकी ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका इंटरव्यू मैं इसी कार्यक्रम के लिए कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये सब बहाली इसलिए हो गई कि नीतीश कुमार को अंधेरे में रखा गया, है ना, अंधेरे में रख करके ये सब हो गया। तो ये दैट इज, इस तरह की जो वो उनका, स्टेटमेंट है, नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, ऑफिशियल बयान। मैंने उनका जो इंटरव्यू है वो मुख्य प्रवक्ता के तौर पे ही किया था। नहीं, अब ये तो इसका जवाब तो देखिए, ऐसा है ना कि इट इज ऑलरेडी, ये तो भाई चीफ मिनिस्टर और जो लोग हैं वो लोग तारतम बना के, कोई ऐसा अंधेरे में रख करके, आई डोंट थिंक सो कि नीतीश जी को कभी कोई अंधेरे में नहीं सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत, हम कुछ कर सकते हैं, हमको कुछ किसी से परेशानी हो कुछ बोल सकते हैं। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, इनको जीवन में कभी भी कोई अंधेरे में रख के कुछ इसको नहीं इससे करा जोड़ के देखा जा रहा है कि वो बहुत कंफर्टेबल हेल्थ वाइज नहीं है, तो जो लोग हैं वो कुछ कुछ करवा ले रहे हैं। सकता। ये परसेप्शन बना रहे हैं लोग, ये गलत बात है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार नीतीश जी फिट एंड फाइन नीतीश कुमार जी जितना फॉर काम 25 to 30? नीतीश कुमार जी जितना काम करते हैं, उतना काम उनसे 25 साल 30 साल छोटा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। शार्प 9 ही इज इन द ऑफिस, बाय शार्प 9 ही इज इन द ऑफिस, एंड बाय 8:30 ही गोज होम, एंड ही टेक्स ओनली 1 hour ब्रेक फॉर लंच। अब क्या, इस उम्र में जो व्यक्ति इतना काम, और यू कैन वॉच फॉर इट, मतलब आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, नॉट दैट कि हम ऐसे ही जस्ट नीतीश कुमार के स्पोक्स पर्सन पार्टी बोल रहे हैं। आप यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सोर्सेज। ठीक है, तो आपको लगता है कि इज फिट एंड He is फाइन at फॉर 100 25 से 30 एक बार फिर नीतीश? 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, हम नहीं बोलते हैं, जनता बोल रही है कि नीतीश कुमार को दोबारा इस प्रदेश में वापस है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ नीतीश कुमार। ठीक है, हम इस पे आते हैं। ये जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है ना, जितनी चिराग पासवान भी, सब लोग कह रहे हैं, हालांकि वो एक एपिसोड अलग है। लेकिन बावजूद इसके अशोक जी, सब लोग ये कह रहे हैं कि 25 में हम इनकी लीडरशिप में लड़ेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन हर गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे ये चर्चा है कि नीतीश जी दोबारा बनथिन के ना बनथिन मुख्यमंत्री, है ना। ये एक बातचीत है, ये एक माहौल या एक कंफ्यूजन या ऐसा क्यों बना हुआ है? नहीं, बनाया जा रहा है ना, लोग चर्चा करते हैं ना, जब लोग चर्चा करते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नीतीश जी वापस बनेंगे नहीं। देखिए, आप ही के स्टेटमेंट, लोगों को चिंता है कि नीतीश जी बनथिन कि ना बनथिन, कि भाई जो आदमी इतना काम किया है उसको तो गोलमाल तो नहीं करेगा। लोगों के मतलब कौन करेगा गोलमाल? अभी जैसे अब ये लोग कहते हैं ना कि तबीयत ठीक नहीं है, तो लोगों के मन में चिंता है। हाँ। लोगों के मन में ये चिंता है कि भाई नीतीश कुमार शुड कम वंस अगेन। दैट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जेडीयू एंड नीतीश कुमार इन द स्टेट। ये कि पब्लिक चाहती है, जनता चाहती है। लेकिन अगर इतना परसेप्शन क्लियर है ना, तो फिर ये चर्चा सरेआम सड़क पर क्यों है? मतलब ये मेरे समझ से बाहर का है कि बात है। अगर आप ये समझा सकें, एनडीए का हर पार्टनर कह रहा है कि नहीं ठीक है उधर, लेकिन चिराग पासवान का कथनी और करनी में फर्क आ जाता है ना। उनके बहनोई कुछ कह देते हैं, उधर जीतन राम मांझी, चलिए ठीक है, वो भी कह देते हैं। लेकिन मतलब ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है क्या? कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। एवरीबडी, जितने लोग हैं, सब ने कहा है
कि नीतीश कुमार जी, और सही में नीतीश कुमार जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी बात है कि कुछ आप लोग जैसे जो मीडिया बंधु हैं वो भी टीआरपी पकड़ने के लिए कुछ कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। अब इतना ना पोर्टल हो गया है कि उनको अपना टीआरपी पकड़ना रहता है, उनको अपना ऐड चाहिए, उनको अपना, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं दिखाइएगा कि नीतीश जी का क्या हो गया, नीतीश जी मानसिक बीमार, तो उनका भी कुछ भूमिका है 10-20%, कुछ बोलता है 5%, उसको बना देते हैं 25%। तो ये भी एक, ये प्लस है और माइनस है सोशल मीडिया का, क्या करिएगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी पार्टी में नीरज कुमार हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं और कहानी आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो शारीरिक रूप से तो जेडीयू में हैं, प्रवक्ता आरएसएस के हो गए हैं, तो आरएसएस वाले ने ऑथराइज किया है क्या कि मतलब आप उनकी तरफ से बयान दें कि फलाने का बोर्ड में बहाली जो है वो आरएसएस कोटे से हुआ है, मतलब शरीर, या ये कोट अनकोट नीरज कुमार आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने मतलब नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है। और इसको मैं रिलेट कर देता हूँ, उधर आपके पुराने भतीजा ही लगेगा तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं उधर भूंजा पार्टी। तो मैंने पता किया कि भूंजा पार्टी में मतलब कौन कौन भूंजा खाने वाले में है, तो पता चला कि एक नाम अशोक चौधरी का भी है। तो ये एक परसेप्शन है, और आपकी पार्टी के नीरज कुमार कह रहे हैं शरीर यहाँ है, आत्मा आरएसएस में है। I don't want to comment on this because he is my party spokesperson. So let him say whatever he want to say. I won't comment on this. भूंजा पार्टी और देखिए, अब है क्या कि आपके साथ कुछ लोग बैठते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा है कि नीतीश जी किसी को बैठाते हैं या कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बैठते हैं या 3-4 ही लोग बैठते हैं, बहुत और भी लोग बैठते हैं। लेकिन क्योंकि ये इसलिए नाम शुरू हुआ कि कोविड के समय में जब लोग अपनी परछाई से भी डर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग आसपास में इस कॉलोनी में 3 लोग थे, हम, संजय झा और विजय चौधरी जी, जो लोग पास में रहते थे। तो नेचुरली सीएम के लिए भी एक डिफिकल्ट टाइम था, फॉर एवरीवन इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। आलू प्याज तक हम लोग बाहर रखते, 4 घंटा के बाद अंदर लाते थे, आलू प्याज से भी डर रहे थे। तो एक माहौल तो ऐसा था, और उसमें भी हम लोग क्या क्या छिटते थे, तो एक अपनी परछाई से भी डर लगता था। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश जी कुछ लोगों को शाम में बुलाते थे, जिसमें एक हम लोग 3 आदमी थे, क्योंकि इसी कॉलोनी में रहते थे। तो उनको लगता था, और जो भी इस कॉलोनी के बाहर थे किसी से इंटरटेन नहीं करते थे, तो उसमें लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय शाम में हम लोग आधा 1 घंटा बैठते थे, हम लोग 3 आदमी, तो हल्ला कर दिया लोग कि भुंजा पार्टी, भुंजा पार्टी, भुंजा पार्टी। मतलब ये भूंजा पार्टी बहुत इफेक्टिव हो गया है क्या नीतीश जी के आसपास? नो नो, नॉट एट ऑल। एवरीबडी इन द पार्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर नीतीश कुमार, और नीतीश जी सबकी बात सुनते हैं। ठीक है। ऑपोजिशन ये कहती है कि आप 15 साल जंगल राज की बात करते हैं, है ना? अभी खेमका हत्या हो गई बिजनेसमैन की पटना में, पुलिस 1.5 घंटे के बाद पहुंची। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। एनसीआरबी की और स्टेट क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट लेकर के लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ये आंकड़े देख लीजिए, सरकारी आंकड़े देख लीजिए, और ये बताइए कि जंगल राज तब था या जंगल राज अब है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जंगल राज हमारा कमेंट नहीं है, या हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कमेंट नहीं है। जंगल राज हाई कोर्ट का कमेंट है, ये क्लियर कर देते हैं। हम लोगों ने नहीं कहा जंगल राज हाई कोर्ट ने कहा था। बाद में हाई कोर्ट के उस कोर्ट को लोगों ने यूज़ किया, पॉलिटिकली यूज़ किया। हमारे यहाँ जो भी घटना हो रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट हो चाहे किसी की रिपोर्ट हो, हमारे यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है अपराधीकरण। हम किसी गैंग को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हम नहीं दे रहे हैं। हम जो भी घटनाएं हो रही है उसको नैप करते हैं, उसको हम स्पीडी ट्रायल कराते हैं, और उसको हम लोग जस्टिस देने का काम करते हैं। हम ये नहीं करते हैं आप चले जाइए चाइना तो डेवलप्ड कंट्री है, इजराइल चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, आप देख लीजिए क्राइम का रिपोर्ट, क्राइम नहीं हो रहा है वहाँ तो लोग स्कूल में घुसते हैं, बच्चों को ही मार दे रहे हैं। यू सी, लास्ट 1 साल का ही रिपोर्ट निकाल के अमेरिका का देखिए। लेकिन हमारा क्या कहना है, हम कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं और हम जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता का 3 चीज़ जो है, 3C, करप्शन, क्राइम
और हमारा जो कम्युनलिज्म जो हमारा हिंदू मुस्लिम का है, ये तीन चीज़ से हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी हाल में नहीं करेंगे। वो कहते आ रहे हैं 2005 से लेकर लगातार, और उस पर वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और ये जो घटना हमारी हुई, गोपाल खेमका की घटना हुई या फिर कुछ और भी घटनाएं हुई है, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब जैसे आपने कहा कि पुलिस 1.5 घंटे बाद आई, तो इन लोगों ने, किसी ने पुलिस को खबर ही नहीं किया, पुलिस को देर से खबर किया, क्योंकि जैसे घटना आई उसको लेकर ये मेदांता चले गए। जब मेदांता गए तो मेदांता थाना ने गांधी मैदान को खबर किया। भाई ये क्या, तो आप 112-100 पर फ़ोन कर देते, किसी पर कर देते, क्योंकि वहीं पर हमारे बहुत से पुलिस फोर्स हैं, लेकिन हुआ नहीं। ये लोग घटना तुरंत बाद मेदांता चले गए, मेडिवर्सल चले गए, तो मेडिवर्सल में तुरंत कंकड़बाग थाना आई और कंकर ने गांधी मैदान को खबर किया, फिर गांधी मैदान, तो उसमें समय लगा। मेरा कहना है कि गोपाल खेमका जी वाली घटना, मतलब उसकी मतलब हम उनको व्यक्तिगत रूप से 20 साल 25 साल से जानते हैं, मोर देन 84-86 से हम उनको जानते हैं। उस समय हम बिलियर्ड्स खेलने जाते थे बांकीपुर क्लब, क्योंकि हम पटना कॉलेज में थे, आते जाते कभी कभी जाते थे, और उस समय से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसा कोई भी जो सामाजिक काम नहीं हो, चाहे वो माँ ब्लड बैंक हो, चाहे वो क्या नाम है आपका, एक मारवाड़ी लोगों का राजेंद्र नगर में अस्पताल है, वो अस्पताल हो, चाहे वो सामूहिक विवाह हो, हर जगह, चाहे वो जैन साहब का हमारा जो विकलांग हॉस्पिटल है, वहाँ हर जगह बेचारे प्रेजेंट रहते थे। मतलब नॉट दैट कि, मतलब जो सोशल वर्क है समाज का, उसमें भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते थे। तो मतलब प्रदेश का की छवि नहीं, मतलब व्यक्तिगत लॉस भी है। और बहुत ही अच्छे, कोई मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा उदंड व्यक्ति थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले, बहुत सौम्य, बहुत। और उनके यहाँ तो कुछ दिन पहले उनके बेटे की जो हत्या हो गई थी, तो नेचुरली ही वाज, द होल फैमिली वाज शैटर्ड, और इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द, जो पब्लिक ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, उससे भी जल्द इसका उद्भेदन होगा, और जो लोग होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ये एक लेसन सेट होगा इस बार। तो आपको लगता है कि जो 15 साल टेन्योर, चूंकि अब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, उधर का और इधर का दोनों का कंपैरिजन होगा, तो आपको लगता है कि वो क्राइम स्टेट स्पॉन्सर्ड था, आपका जो है? हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन आप देखिए क्या था उस समय। 15 साल में, नीतीश जी के 20 साल में, कोई आदमी एक 5 रुपये का सरस्वती पूजा का चंदा काट सकता है कि भाई हम काट के दे दिए, भेजवा दीजिएगा? काट सकता है क्या? 10 रुपये का दुर्गा पूजा, 5 रुपये का सरस्वती पूजा का, चाय वाले से कि 5 रुपये का चंदा है, भेजवा दीजिएगा हमको? कर सकता है? नॉट पॉसिबल। हाँ, घटनाएं 1-2 हो गई हैं, 2-4 घटना। तो अब पहले क्या था? पहले क्या था सिवान का हाल? पहले क्या था किशनगंज का हाल? पहले क्या था मगध का हाल? भाई आप देखिए ना, 118 नरसंहार का प्रदेश था भाई। दिस स्टेट वाज हैविंग 118 नरसंहार हुआ था 15 साल में। और 15 साल में नरसंहार के बाद नीतीश जी को जो मिला था, वो तो पूरा लहूलुहान प्रदेश था भाई। धार्मिक उन्माद अपने चरम पर, नरसंहार अपने चरम पर, नक्सलिज्म अपने चरम पर, हिंदू मुस्लिम अपने चरम पर। 20 साल में एक भी राइट हुआ है? एक भी राइट 20 साल में प्रदेश में? कैसे राइट खत्म हो गया? कैसे हमारा नक्सलिज्म खत्म हो गया? आप जहानाबाद जा सकते थे। आप जहानाबाद जेल ब्रेक कब हुआ? किसके राज में जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ? और क्या नाम है, नवादा जेल ब्रेक हुआ। आप चले जाइए भभुआ में, रोहतास में, कोई आदमी जा सकता था, कोई खेती कर सकता था। पूछ लीजिए वहां जाके लोगों से क्या परिस्थिति थी। आज जाकर के देखिए क्या स्थिति है। रात बिरात लोग जा रहा है, आ रहा है। अब तो 11-11 रात में रोहतास में भी और भभुआ में और जहानाबाद में बच्चियां स्कूटी से और साइकिल से घूम रही हैं। देयर इज नो फियर, बिकॉज नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो आप वही पुलिस फोर्स, वही गवर्नमेंट, वही जनता, वही अफसर, सब कैसे चेंज हो गया बिहार? भाई इस पर तो रिसर्च होना चाहिए कि नीतीश जी हैज डन। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया कि 20 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ प्रदेश में? नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया कि एक भी नरसंहार नहीं हुआ इस प्रदेश में? नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया कि एक भी जातीय उन्माद नहीं हुआ
इस प्रदेश में। नीतीश कुमार क्या किए कि पूरा नक्सलिज्म ही पूरे बिहार से एराडिकेट कर गया। ये तो रिसर्च का पेपर होना चाहिए ना। अब लोग कहते हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार क्या किए। अरे नीतीश कुमार क्या नहीं किए, ये ना बताओ। नीतीश कुमार क्या नहीं किए ये ना बताओ। 7,000 पर कैपिटा इनकम पर बिहार था जब नीतीश कुमार को यह बिहार मिला था। ओनली 7,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम। ये मेरा नहीं रिपोर्ट है, ये प्लानिंग कमीशन और इंडियन इकोनॉमी सर्वे का रिपोर्ट है। आज 66,000 पर कैपिटा इनकम है, 66,000। अब इसको हमको और बढ़ाना है, यही हमारी पूंजी है, इसको बढ़ाना है, इसको आगे लेके जाना है। अब जब लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था तो 3.5 से 4% का ग्रोथ रेट था। और आज जब नीतीश जी को मिला बिहार तो वो घट के 2.3% हो गया। फेयर इनफ। और वहां से नीतीश जी शुरू किए और आज क्या है 10+4%। कैसे हुआ? लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ा ग्रोथ रेट बढ़ गया। माइग्रेशन आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है ना। और माइग्रेशन के साथ ही प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि जो क्रेडिट रेशियो है वो इतना कम है बिहार का कि बिहार की पूंजी बाहर जा रही है। और मतलब बिहार में पर कैपिटा, आप इनकम की बात मतलब पर कैपिटा उसकी बात करें, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या है? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के मामले में बिहार लोएस्ट है। पूंजी क्रेडिट रेशियो है नहीं, वो बाहर जा रहा है। तो आप बिहार में इकोनॉमी को कैसे सुधारेंगे और पलायन का मसला कैसे रोकेंगे? अभी शायद प्रशांत किशोर जी ने डेटा नहीं देखा है। फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स हम रिवर्स माइग्रेशन पे हैं। बिहार 14 करोड़ के लगभग 13 से 14 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन का प्रदेश है। पूरी दुनिया में हम पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश है, सबसे ज़्यादा घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है पूरी दुनिया में, भी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। तो नेचुरली हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे युवाओं की संख्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से हमको आगे लोग जो हैं जॉब के लिए बाहर जाते हैं, करते हैं। और जब हमको बिहार जब मिला था तो नीतीश कुमार को कोई बिहार ऐसा थोड़ी मिल गया था कि एकदम मर्सिडीज बेंज मिल गया था कि भाई जाइए और रेस जीत के आइए। नीतीश कुमार को तो ऐसा बिहार मिला था जिस गाड़ी में ना टायर था, ना हैंडल था, ना स्टेयरिंग था, ना उसका हेडलाइट था, ना बैटरी था। बिहार को दे दिया आपको कि भाई लीजिए, इस देश के विकास में सबसे ज्यादा आप आगे। ये बीमारू राज्य था ना, दिस स्टेट वॉज बीमारू। आज भी बीमारू ही है। नहीं, अब तो आज के समय में तो हम सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में हैं। सबसे महाराष्ट्र और उससे ज्यादा विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। यू कांट से दैट। हाँ, हमें और आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमें पैकेज मिला, जिस पैकेज में नीतीश जी को हैंडओवर हुआ, वहां से ना आप रिवर्स देखिएगा कि हम क्या किए। अब 70 साल से अब लोगों ने बैठा कर रखा बिहार को। 15 साल में जब इकोनॉमी ओपन हुई पीवी नरसिम्हा राव के समय में, पीवी नरसिम्हा राव के समय में देश की इकोनॉमी को ओपन किया गया। उस समय किसकी सरकार थी? कर्नाटक ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया, गुजरात ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया, महाराष्ट्र ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया। बिहार ने क्यों नहीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई कि हम जो इंडस्ट्रीज है उसको हम आकर्षित करें, उसको हम अपने आप को इम्प्रेस करें और उस पर प्रयास करें कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगी। हमारे यहाँ कोई पोर्ट नहीं था, फिर नीतीश कुमार ने प्रयास करके ड्राई पोर्ट एक यहाँ पर लिया। हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, नेचुरली तो प्रॉब्लम है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। हाँ। तो उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने ड्राई पोर्ट एक लिया, यहाँ बिहटा के पास जाके लड़ झगड़ के एक ड्राई पोर्ट हम लोगों ने लिया। अब हमारी परिस्थिति उसके बाद क्या, किन परिस्थितियों का बिहार रहा? बिहार में 10% बच्चे स्कूल के बाहर थे जब नीतीश जी आए थे। 4.5 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते थे, उसमें 50,000 बच्चियां पास करती थी, मात्र 50,000। सर्वे कराए पूरे बिहार में कि भाई क्या है, क्यों लड़कियां हमारे यहाँ नहीं इतना पास कर पा रही हैं जबकि हमारा जनसंख्या इतना है। तो उनको पता चला कि भाई 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। 25,000 प्राथमिक विद्यालय बनाए नीतीश कुमार ने, और वो विद्यालय वहां पर बनाए गए जहां पर हमारे दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक के बच्चे हैं। टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन किया। कौन मुख्यमंत्री है इस देश में 75 साल की आजादी में जिसने टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन किया और उनको बच्चों को कहा कि आप अपने टोलों में बच्चों को विद्यालय लाने का काम करें? ड्रॉप आउट रेट तो आज भी लोएस्ट मतलब हाईएस्ट है बिहार का। अब आप देखिए, ड्रॉप आउट रेट महिलाओं में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा था। हाँ। जब नीतीश जी आए थे तो क्यों था ड्रॉप आउट? नेशनल एवरेज में अगर आप बात करें नहीं तो आज भी स्थिति ड्रॉप आउट में तो वही है ना सर। भाई अभी ड्रॉप आउट रेट हमारा काफी गिरा है। आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए,
और जब नीतीश जी ने पूरे बिहार में सर्वे कराया कि चौथा और पांचवा का, जस्ट सी द ह्यूमन फेस ऑफ अ लीडर, यू मस्ट अप्रिशिएट दिस। विरोध करना तो एक अलग बात है, बस सी द ह्यूमन फेस ऑफ अ लीडर, कि उन्होंने पता कराया कि क्या कारण है कि देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट 4th 5th 6th में है, 5th 6th के आसपास हमारा सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है। तो पता चला कि ये गरीब की बच्चियां हैं, इनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता है, अब बच्ची सियानी हो जाती है, माँ बाप स्कूल भेजना बंद कर देता है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहला नेता नीतीश कुमार है जिसने पोशाक योजना की शुरुआत की, अब बच्चियों को विद्यालय लाने का काम किया। आज कितने विद्यालय बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ रही हैं, मैट्रिक पास कर रही हैं, आज 18 लाख बच्चे पास कर रहे हैं, 50% ऊपर 51% बच्चियां हैं। तो ये चेंजेस नहीं हुआ, यू डोंट फील दिस इज अ चेंज कि कितना 51%, अब कहाँ 4-4.5 लाख थे, अब कहाँ 19 लाख आ गए, और उस 50% बच्चियां 10,000 रुपया देते हैं मैट्रिक में। बच्चियों को कहते हैं माता पिता को कि बच्चियों को पढ़ाओ, 15,000 +2 में, 50,000 ग्रेजुएशन में प्रोत्साहन राशि, और ग्रेजुएशन मतलब हायर एजुकेशन को उन्होंने लड़कियों के लिए फ्री किया कि आपको पैसा नहीं लगेगा, आप फ्री पढ़िए। तो हर तरह से कि हमारा कैसे हमारा जो प्रजनन दर है वो घटे, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ लेती हैं तो उस पूरे देश का प्रजनन दर जो है वो कम है, और हमारा जो प्रजनन दर था वो हाई था, तो उसको भी कम करने के लिए लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। और आधी आबादी के लिए जो नीतीश कुमार ने एफर्ट किया, आज भी 1,30,00,000 इंक्लूसिव ग्रोथ की बात लोग करते हैं, लेकिन 1,30,00,000 महिलाएं कहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हैं देश में? एक भी स्टेट बताइए, एक भी स्टेट बताइए जहां पर 1,30,00,000 महिलाएं जीविका दीदी से जुड़ी हुई है। आज पोशाक योजना को माननीय नेता ने जीविका के साथ अटैच कर दिया, जितने भी स्कूल की पोशाक बनेंगे, चाहे लड़कों का चाहे लड़कियों का, वो हमारी जीविका दीदी बनाएंगे। जीविका के जितने हमारे हेल्थ के सेक्टर्स हॉस्पिटल हैं, वहां पर रसोइयों का काम जीविका दीदी करेंगे। दीदी की रसोई उन्होंने शुरू कराया। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोगों को, आज चले जाइए गांव में, लोग कहते थे कि 5 रुपया 100 रुपया 500 रुपया अपने पति से मांगती थी महिलाएं घर का काम करने के बाद। आज मर्द जो है वो महिलाएं से मांग रहा है कि हमको 500 रुपया दीजिए, 400 रुपया। जीविका के जो हम लोग जाते हैं सम्मेलन में और जिलों में जब दौरा करते हैं, तो लोग यही सब बात करता है। आप एजुकेशन, ठीक है, जो आप आंकड़े बता रहे हैं, पोशाक, साइकिल, ये सब हमने जब बिहार में हमारी पोस्टिंग थी तो हमने वो देखा हुआ है, लेकिन क्या ये सारी चीजें आप अपोजिशन के लोगों को नहीं समझा पाते हैं? प्रशांत किशोर को मैंने कई उनके इंटरव्यूज देखे हैं अभी आपसे बात करने के पहले, उसमें कह रहे हैं कि एजुकेशन का भट्ठा नीतीश जी के समय में भट्ठा बैठ गया। मतलब लालू यादव के रिज्म में वो कहते हैं कि एजुकेशन बेटर था और मतलब गड़बड़ हुआ, और नीतीश जी के समय में भट्ठा बैठ गया। आज जो इंजीनियर्स हैं या आईएएस हैं, वो सब बिहार से माइग्रेट करके, कोई कोटा, कोई दिल्ली जा करके आईआईटी जा रहा है, यूपीएससी कर रहा है, वो दिल्ली जाके पहले पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज के हॉस्टल से लड़के आईएएस आईपीएस हो जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि नीतीश जी के समय में तो लालू जी से ज्यादा बदतर स्थिति हो गई एजुकेशन की। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या होगा? इसका मतलब कि आपने भी देखा ही होगा। नहीं, पहले कितने आईएएस होते थे बिहार से, अब कितने हो रहे हैं? देखिए स्टार्टअप्स कितने आए हैं, 350% स्टार्टअप्स बढ़े हैं बिहार में। आईएएस आईपीएस को तो आप ले रहे हैं, स्टार्टअप्स क्या, आईएएस आईपीएस कितने होते हैं? अब जब देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो नेचुरली कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बिहार के आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस में कितने आ रहे हैं? और सब लोग कोई जो कह रहे हैं कोई बाहर पढ़ के ही थोड़ी रहते हैं, बिहार में भी पढ़ के लोग आ रहे हैं कि बिहारी है, लेकिन कोई कोटा से जाके, कोई दिल्ली के मुखर्जी नगर, कटवारिया सराय में वहां जाकर के पढ़ करके वो आईएएस आईपीएस हो रहा है। यहाँ के न्यूटन हॉस्टल से नहीं हो रहा है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग। यहाँ से भी करते हैं और पहले भी बाहर से करते थे, आज भी बाहर से कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो जितना कंफर्टेबल रहता है, जिसके फादर को लगता है कि नहीं भाई आई कैन स्पेंड मोर मनी फॉर माय चिल्ड्रन, दे गो टू दिल्ली में कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जो लोग को लगता है कि नहीं हम यहाँ पढ़ाते हैं, वो बच्चे का अपने वहाँ भी पढ़ के पढ़ाते हैं। इसलिए अभी तो हम आज देख रहे थे, किसी पेपर में था कि एक ब्लाइंड बच्चा, अब उसकी माँ ने उसको पढ़ा करके, ब्लाइंड, ही हैज कंप्लीटेड यूपीएससी। तो मेघा को, मेरिट को कहीं आप दाब नहीं सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, पटना हो, मेरिट नहीं मारती है।
अब हम जब 2025 के मुहाने पे खड़े हैं, तो सरकार की तरफ से आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 या 4 ऐसे मेजर, है ना, यूएसपीज इस सरकार के, कि जिसको आप लेकर के चुनाव में जाएंगे। नहीं, हमारा यूएसपी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव क्रिएटेड पूरे देश में हमने एक माहौल क्रिएट किया है कि बिहार इज़ अ ग्रोइंग स्टेट, और आप यहाँ इन्वेस्ट करिएगा, आप यहाँ आइएगा तो यू विल ऑल्सो ग्रो। और अभी लगभग 3 लाख करोड़ का हमारे यहाँ एमओयू साइंड है एग्रो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में, और जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है उसमें अच्छा खासा उन्होंने उसको सॉफ्ट बनाया है, पहले से और बेटर किया है। और जो बाकी हमारे स्टेट हैं जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, उससे कम्पिटिटिव, उससे बेटर, क्योंकि नेचुरली कोई आपको दे रहा है 100 रुपया का बेनिफिट और आप भी 100 ही रुपया दीजिएगा, तो वाई दे विल कम फ्रॉम गुजरात टू दिस प्लेस। तो हम लोगों ने वो एक प्लान किया है कि उसको हम लोग और कॉम्पिटिटिव करके। लेकिन अभी वो प्लानिंग स्टेज पे नहीं है। नहीं, जमीन पर नहीं, हमारे यहाँ देखिए, अभी हमारे यहाँ लगभग 9 जगह हम लोगों ने बियाडा की ज़मीन को लेने के लिए अक्वायर करने के लिए किया, और लगभग 17 जिलों में और हम लोग कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे यहाँ है। और लगातार हर कैबिनेट में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्लान अप्रूव हो रहा है। तो एक तो हमारा वो है कि हमको पूरी तरह से इसमें इंडस्ट्रीज़ पे जोड़ देना है, जिससे कि हमारा रोजगार फर्दर क्रिएट करे। जब हम 2020 में आए तो नीतीश जी ने कहा था कि हम 10 लाख जॉब और 20 लाख रोजगार देंगे, और आज हम लगभग 12 लाख के आसपास हमने हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, और लगभग 32,000 के आसपास रोजगार क्रिएट किए। और उसको हम जब चुनाव में जाएंगे तो हम लोगों का अपना सरकार का और माननीय नेता का जो सेल्फ टारगेट है कि 15 लाख जॉब और लगभग 50,000 रोजगार क्रिएट करके जनता के बीच जाए, सो दैट कि द पीपल शुड ऑलवेज हैव दिस कॉन्फिडेंस कि नहीं, सरकार ने 10 कहा था 15 करके, और हम लोग जॉब क्रिएट करें। इसीलिए आप देख रहे हो कि डोमिसाइल नीति पर भी हो रहा है कि क्योंकि जॉब्स बहुत। क्यों डोमिसाइल नीति पे तो मैं देख रहा था रिपोर्ट, पटना की सड़कों पे स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब डोमिसाइल को लेकर करके, और मैंने कई डिबेट्स भी जो किया, उसमें डोमिसाइल को लेकर के जेडीयू का ये कहना है कि जो है व्यवस्था उसमें ठीक है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक डिबेट में बीजेपी और आरजेडी के लोग आपस में झगड़ गए कि जब महागठबंधन वाली सरकार थी उसी वक्त डोमिसाइल हट गया था, है ना। पॉइंट नंबर 1, मैं, अच्छा वो आपने ये पॉइंट रेज कर दिया, तो डोमिसाइल पे जेडीयू का क्या स्टैंड है? कोई कह रहा है हम 70, 80, 90% डोमिसाइल कर देंगे, कई स्टेट में 70-75% देखिए है। ऐसा है ना कि पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप रोजगार की बात करते हैं तो जो आपसे बेइंतहा इश्क करने वाले लोग जो आरजेडी और कांग्रेस में बैठे हैं, वो एक बार बार ये कहते हैं कि जरा नीतीश जी का वो भाषण याद कीजिए कि नौकरी के कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे, अपने बाप के यहाँ से लाओगे। और फिर उसी सरकार में तेजस्वी कहते हैं कि देखिए जो नीतीश जी कह रहे थे हमने 5 लाख जॉब दिया। एक तो जॉब और दूसरा डोमिसाइल। 2020 में जब हम सरकार में आए थे, सरकार में हम लोग थे, और नीतीश जी जब चुनावी संकल्प ले रहे थे तो तेजस्वी जी हमारे पार्ट थे। थे 20 में। 20 में नहीं तो मतलब, हाँ, फिर तो जब वो मेरे साथ नहीं थे तब ने हमने संकल्प लिया ना, तब हमने संकल्प लिया कि हम 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार दें। तो ये सब बेकार बात है, क्या बोले नीतीश जी, क्या कहे, ये सब फालतू। जब हमने जनता से कमिटमेंट किया तो आप 3 में है न 13 में, आप कहाँ बीच में आ रहे हैं? आप क्यों बीच में आ रहे हैं? हमने 20 में कमिटमेंट किया और कमिटमेंट को पूरा करके जनता के बीच जा रहे हैं। आप बीच में थोड़े दिन के लिए हमारे साथ आए। अब जैसे मान लीजिए हम भवन निर्माण मंत्री, हमने बहुत से स्कीम्स को देखा, राजगीर के स्टेडियम को कम से कम 20 बार हमने किया, हम बुद्धा स्मृति पार्क को कम से कम हमने 30 बार किया, क्योंकि उसमें थोड़ा इश्यूज था, क्योंकि पत्थर का बन रहा था, पत्थर आना बंद हो गया। बहुत से हम लोगों ने मीटिंग किया। तो अब जब उद्घाटन होगा तो हमारा तो उसमें बोर्ड लगेगा नहीं, किया हुआ तो मेरा है। रिव्यू में आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, मगर हम अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो लगे रहेगा जो हमारे मंत्री हैं उनका, तो क्रेडिट उनको थोड़ी चला जाता है, जो करता है उसको क्रेडिट जाता है ना भाई। अब जब इम्प्लीमेंट हो रहा था तब आप हमारे साथ आ गए, तो आप कह रहे हैं कि हमारा हो गया, हम हो गए, हमने करा दिया। आप कहाँ हैं? न 3 में है न 13 में, 20 में आप कहाँ थे हमारे साथ?
बीच में आप थोड़ी थे जब नीतीश जी ये संकल्प ले रहे थे जनता से कि मैं जो चुनाव में आ रहा हूं, मैं 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार दूंगा। आप कहाँ थे? आप तो हमारे विरोध में घूम रहे थे। आप तो हमारे विरोध में घूम रहे थे ना। सरकार मेरे खिलाफ बनाना चाह रहे थे ना कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ। तो मुख्यमंत्री जनता ने बना दिया नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। और एज फार एज डोमिसाइल का जो नीति है, इसमें हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें तो डोमिसाइल लागू है, हाँ। अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं लागू है, क्योंकि दूसरे जगह राज्यों में भी रिजर्व कैटेगरी में डोमिसाइल लागू है। तो अनरिजर्व्ड में बाकी जगहों पर भी वैकेंसीज आती हैं। ऑल इंडिया स्टेट सिविल सर्विस का है, स्टेट जुडिशियल सर्विस का है, तो बाकी लोग भी जाते हैं। जैसे यूपी के लोग यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं। प्रोफेसर की नौकरी है, वहाँ भी लगती है। बहुत से लोग हैं जहाँ तहाँ लगती है। अब है क्या कि क्योंकि अभी इस फेज में हमारे यहाँ बहालियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो जो लोग हैं उनके मन में है कि विल मिस द बस, विल मिस द बस। बट ये है कि ये तो अभी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। बट इज दैट कि हो सकता है कि अगले साल पंजाब में ज़्यादा बहाली आ जाए, गुजरात में बहाली ज़्यादा आए, तो वैसी परिस्थिति में तो हमारे जो बच्चे हैं उनको वहाँ डिप्राइव्ड हो जाएंगे। व्हेन यू विल हैव अ डोमिसाइल लागू करिएगा आप अपने यहाँ, तो बाकी राज्य भी तो आपको बंद बैन कर देंगे ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो ये बहस का मुद्दा है और ये असेसमेंट का मुद्दा है कि हमारे आने वाले जो हमारी बच्चे हैं जो है, वो ऐसा नहीं हो कि उनके फ्यूचर्स को दूसरे राज्यों के लिए भी हम बंद कर दें। ये सब देखना है भाई। अभी तो आप, क्योंकि आप उस फेज में हैं तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट आप हमारा अब लग रहा है कि हम ये 4-5 साल में हमारा एज लैप्स कर जाएगा, तो आप प्रोटेस्ट करें, डोमिसाइल लाओ, सो दैट कि हम इन मारे अंदर आ जाएं। लेकिन हम अगर डोमिसाइल आज लागू कर देंगे तो बाकी राज्य भी तो लागू कर देंगे, तो फिर तो हमको वहां भी बैन हो जाएगा मेरे बच्चों को। ये सब असेसमेंट का है, ये सब। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है डोमिसाइल को लेकर के रिजर्व कैटेगरी में, वही कंटिन्यू करेगी अभी अभी तो क्योंकि रिजर्व कैटेगरी की बाकी राज्य भी डोमिसाइल लाया हुआ है, तो आप तो रिजर्व कैटेगरी का डोमिसाइल है तो उन लोगों को तो वहां मिल जाएगा नौकरी। हमारे को डोमिसाइल उसमें नहीं रखिएगा तो कहां जाएगा? ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। लेकिन जनरल में तो कहीं नहीं है, बहुत कम है। तो उस पर मतलब बहस है। और उस कुछ पर जगह है जनरल में भी डोमिसाइल, कुछ है, कुछ तो जगह। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के ये कि अभी फिलहाल ये इस थ्योरी पे ही कंटिन्यू करेगी इस सरकार। थ्योरी पर जैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उस पर असेसमेंट हो रहा है कि बाहर में क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है। अगर अभी हम लगाएंगे तो 5 साल के बाद क्या होगा हमारे बच्चों का। उन सब चीजों को देख कर सबके लिए फ्यूचर खुला रहे, भविष्य सबका बना रहे, सबको फेयर चांस रहे, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे बात जरूरी है, वो है शराबबंदी। कई लोग ये कहते हैं कि शराबबंदी की पॉलिसी को, एक्साइज पॉलिसी को बेसिकली 2 हिस्से में देखना चाहिए। इन्हीं नीतीश कुमार की सरकार में एक एक्साइज पॉलिसी आई थी, जैसे दिल्ली में अभी आया या यूपी में फिलहाल आया, तो शराब की दुकानें गली गली चौराहे चौराहे खुलनी शुरू हो गई, जिसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। दिल्ली में भी हो रहा है, यूपी में भी जबरदस्त विरोध हुआ कि मोहल्ले में शराब की दुकान नहीं हो। उसको एक रंग दिया गया या एक 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 एक, एक वो बना कि महिलाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है। बेसिकली अब मैंने इसको बड़ा गंभीरता से इसको स्टडी किया कि क्या ये महिलाओं का प्रोटेस्ट शराबबंदी के खिलाफ था। तो मैं जितना समझ पाया उस वक्त कि ये जो शराब की दुकानें गली चौराहे मोहल्ले में खुल रही हैं, इसके खिलाफ ये जबरदस्त प्रोटेस्ट था। सिर्फ महिलाओं का नहीं था, सभी लोगों का था। और इसी नीतीश सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लिबरल बनाया गया था। उसके बाद आ गया नशाबंदी, बहुत अच्छी बात है। अब नशाबंदी पे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आपने नशाबंदी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग साथ हैं। क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाया? पॉइंट नंबर 1, धरातल पर 700 वाली बोतल पहले ठेके में हाथ घुसा करके एक लिमिटेड टाइम में लेना पड़ता था। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्रूड, अब तो 2 बजे रात में होम डिलीवरी है सर। आप मानिए ना मानिए, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ताड़ी को लेकर के आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं कि इसको इससे बाहर रखना चाहिए। उस पे क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है? हालांकि अब तो इतने साल हो गए। तेजस्वी का कहना है कि मुख्यमंत्री के जिद की वजह से ये नहीं हो पाया। और उधर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई है ना, क्या होगा नवंबर में पता चलेगा, तो हम शराबबंदी को पहली कलम से बंद करेंगे। अब
इतने वर्षों के बाद, बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, शराबबंदी पे आपके क्या थॉट है? देखिए, शराबबंदी, पहले तो आपका उस प्रश्न का जवाब दे जी। दें जिसमें कि आपने कहा कि अभी भी होम डिलीवरी हो रहा है। हत्या पर 302 का केस होता है और फांसी होती है, हत्या बंद हो गई। एससी एसटी एक्ट के ऊपर सरकार ने जो लाया दलितों पर अत्याचार के खिलाफ, कि भाई आपको एससी एसटी एक्ट के तहत आप आइएगा और आप पर मुकदमा चलेगा। क्या एससी एसटी एक्ट में दलितों पर उत्पीड़न बंद हो गया? सरकार ने डाउरी एक्ट लाया कि भाई लड़कियों के ऊपर जो दहेज के लिए प्रताड़ना होता है वो प्रताड़ना ना हो। तो क्या दहेज प्रताड़ना डाउरी एक्ट सक्सेसफुल हो गया? आर्म्स लेके नहीं चल सकते हैं, आर्म्स लेके चलिएगा तब पुलिस पकड़ के भीतर कर देगी। क्या लोग आर्म्स लेके चलना बंद कर दिए? ये हमारा शराबबंदी या फिर इस तरह के कानून सरकार वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाती है। हर जगह सिस्टम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जो अच्छा लोग होता है वो कानून का पालन करता है, जो बुरे लोग होते हैं वो कानून का पालन नहीं करते। लेकिन आज भी इसका बाय लार्ज इम्पैक्ट देखिएगा तो आज भी गांव में जाइएगा, आज समय से बारात लगता है, आज कहीं भी जाते हैं तो हुड़दंग नहीं होता है। आज गांव देहात में भी लोग, जो महिलाएं हैं वो पीसफुल रहती हैं। जो लोग 200-500 रुपया कमाते थे दिहाड़ी मजदूर में, वो 50 रुपया दारू पी करके आते थे, 50 रुपया पत्नी को देते। आज परिस्थितियां बदली है। आई डोंट से कि 100%। तो हम कोई भी सरकार का एक्ट जो है, ये तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट। आज अब ये नारकोटिक डिपार्टमेंट है इतना बड़ा, नारकोटिक डिपार्टमेंट है इतना बड़ा, हर जगह राज्य में एक एक बड़े सीनियर अफसर, ऑल इंडिया के अफसर होते हैं, उनके साथ टीम होती है। गांजा, अफीम, चरस बंद हो गया देश में। फिर आप कैसे, हाउ कैन यू से दैट कि ये तो एक लोग का बोलने का बहाना है कि भाई हमारे यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है, 700 का माल मैंने 1000। बहाना नहीं है, रियलिटी है, नहीं मतलब नहीं, ओहो, आइए, ठीक है, क्राइम है। ओहो, हम हाँ। क्या कह रहे हैं, 700 रुपए का 1000 भीतर, 1000 का जिसका है वही ना पी पा रहा होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जो मिडिल क्लास और वीकर सेक्शन है उसको तो सबल मिला है ना, आर्थिक रूप से सबल हुए हैं। और महिलाओं की जो इसमें जो बड़ी आधी आबादी है वो इसके लोग पक्षधर हैं कि शराबबंदी रहना चाहिए। तो अब जब बड़ी आबादी, आधी आबादी कह रही है कि उनको कोई लोग, भाई अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग 2-4 पैक पी करके इंजॉय करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, पति पत्नी के साथ रहते हैं, वो एक लाउट अलग है। लेकिन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दैट? भाई जब लॉ लाइएगा तो सबके लिए लाइएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो हुड़दंगबाज है उसके लिए लाइएगा, जो शरीफ लोग है उसके लिए लाइएगा। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि शराबबंदी, जब मान लीजिए कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे नवंबर में तो शराबबंदी लागू कर देंगे, हटा देंगे। हमारे शराबबंदी हटा देंगे, मतलब कानून को। अब जो लोग, ये शराबबंदी की बात किसने किया था? हु हैज स्टार्टेड दिस कि शराबबंदी, शराब पीना खराब बात है, किसने किया था? महात्मा गांधी। आज जन स्वराज में सबसे बड़ा फोटो महात्मा गांधी का लगाए हुए, कितना बड़ा हिपोक्रेसी है। अभी सोच लीजिए, गांधी जी का फोटो ले करके, क्योंकि सर्वे किए होंगे तो इनको पता चला होगा सबसे पॉपुलर लीडर गांधी जी हैं, तो गांधी जी का फोटो लगा लिया अपने पीछे में। लेकिन गांधी जी क्या क्या कहे उसको मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम सबसे पहले शराबबंदी खत्म कर देंगे। इससे बड़ा हिपोक्रेसी और क्या होगा? ठीक है, चलिए अब हम इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं। अब अशोक चौधरी इतने पावरफुल है ना, सेलिब्रिटी हैं, कि पर्सनल अटैक भी एक के बाद एक के बाद एक, तो मतलब अगर आप होंगे तो वो अटैक भी आपको झेलना होगा। कहाँ से शुरू करें? लंबी लिस्ट है आपके खिलाफ पर्सनल अटैक का भी, पॉलिटिकल तो अपनी जगह पर है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, जो लेटेस्ट आप प्रोफेसर हुए। मैं सुन रहा था, आपको पता है मैं जब इंटरव्यू करने जाता हूँ तो थोड़ा पढ़ पुढ़ के जाता हूँ, रिसर्च करके जाता हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें तेजस्वी यादव छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अशोक चौधरी जी भुंजा पार्टी के अहम सदस्य है ना, वो हो गए अब प्रोफेसर, लेक्चरर। तो 2020 में सुना है परीक्षा दिए थे, वो पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई परीक्षा देते देखा अशोक चौधरी जी को? ये सब जो 9th फेल होता है ना, वही सब ऐसा भाषा का प्रयोग कर सकता है। प्रोफेसर के लिए परीक्षा नहीं होता है रिटर्न,
इनको ये भी नहीं पता है। आज देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सोच लीजिए कि प्रोफेसर का एग्जाम होता है, ये भी नहीं पता है कि नहीं होता है। प्रोफेसर के लिए जो आपकी डिग्री होती है उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप पे एलिजिबिलिटी है, मार्क्स है, तब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तब उस इंटरव्यू में पैनल आता है, बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपको मार्क्स दिया जाता है। तो जिनको अक्ल ही नहीं है, जो आम खाया ही नहीं है, तो उस आम के बारे में क्या बोलेगा? कह रहे हैं कि कई परीक्षा होवे नहीं करता है ये। तो आप जब आप उसकी एक क्राइटेरिया है कि आपको ये आधारता होना चाहिए। 9th फेल प्रोफेसर नहीं बन सकता परीक्षा दे करके, उसको पीएचडी होना चाहिए, उसको मास्टर्स होना चाहिए, और भी समय से होना चाहिए। तो अभी सब अक्ल रहेगा तब ना बोलेंगे। बोलने दीजिए, बोलने वाले को क्या करिएगा। ये भी आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप बहुत जल्दी टेम्पर लूज करते हैं, बीपी, है ना। आपसे सवाल कुछ होता है तो कहते हैं कि अच्छा बताइए, लालू जी के यहाँ लौंडा नाच होता था कि नहीं होता नहीं, था, तो इसमें रात भर होता था कि नहीं होता था। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई जिस जमाने में लौंडा नाच होता था तो पूछे कि अशोक चौधरी जाते थे कभी कि नहीं गए, कभी मतलब ठीक है, उस नहीं। हम कभी वक्त अभी थे। एकदम आपके ऊपर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं कभी लौंडा नाच में नहीं कहा, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट तो नहीं। ये मतलब टेम्पर लूज करते हैं नहीं, कि टेम्पर, अरे भाई कोई आदमी कहेगा कि एजुकेशन पर कोई बोलेगा, नीतीश कुमार पर प्रश्न उठाएगा। हाँ। भाई ऐसा है कि नीतीश जी के साथ हम आए हैं भाई पैशन ना, कोई कमिटमेंट से आए हैं ना भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम प्रदेश के अध्यक्ष थे। सोनिया जी को हमने कहा कि ये पार्टी को अगर ग्रो कराना है तो लालू जी का साथ छोड़ दीजिए, कांग्रेस ग्रो करेगी। और बहुत कांग्रेस में पोटेंशियल है। डोंट जिसको बोलते हैं आप, कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को उस तरह से नहीं देखिए कि बड़ा गिरा दुबला पतला भिखमंगा है। ये ताकत है इसमें, थोड़ा सहारा दीजिए। और उस समय हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद, सीपी जोशी और अहमद पटेल, ये 3 आदमी थे। और मैडम को आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस कि आप अभी, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो आप अभी कांग्रेस को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, लेट देम, हम दोनों से लड़ते हैं, गिव मी सम स्पेस, हम अपना स्पेस बना लेंगे। और उस समय हमारे समय से 2.5 साल 3 साल का समय था। हम लोग स्पेस बना लेंगे, क्योंकि हम तो 4 थे, अब तो हमारे पास इतना एमएलए हैं, हमारे पास 4 एमएलसी हैं, और हम लोग कर लेंगे। और बोलते बोलते हम इतना इमोशनल हो गए, क्योंकि हम 4.5 साल कांग्रेस में रहे थे, इतना इमोशनल हो गए। अहमद पटेल जी तो मर गए अब, उन्होंने कहा इमोशन से अशोक राजनीति नहीं होता है, हम लोग लालू के साथ ही रहेंगे। क्या करते भैया, भैया कि लालू के साथ रहना कांग्रेस का एक कंपल्शन भी तो है ना। क्या कंपल्शन? भाई जब सोनिया गांधी को फॉरेनर कहा जाता तो लालू यादव जी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्टैंड लिया। तो एक कर्ज तो है ना सोनिया गांधी पे। कर्ज है सोनिया गांधी के ऊपर। तब एक हमारे यहाँ सुबोध जी हैं, हाँ। हमारे यहाँ पार्टी में, वो ऑल इंडिया NSUI के जनरल सेक्रेटरी थे राजीव जी के समय से। एक बार चुनाव लड़े, अब उनका लगता है उम्र हो गया होगा 65-70 साल। एक अंबुज किशोर झा जी हैं, 70 साल तो उम्र हो गया, न पार्टी टिकट दी न कुछ दी। तो वैसे ही आप चाहते हैं कि सब 70 साल हो जाए, बैठे रहे लोग। अब सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करे। अरे पार्टी को वाइब्रेंट बनाना पड़ेगा ना। क्या भविष्य आज की तारीख में कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस जब तक कांग्रेस इंडिपेंडेंट रहती, कांग्रेस अगर इंडिपेंडेंट रहती, तो लालू प्रसाद यादव जी का क्या है, व्हाट इज द टैक्टिक्स ऑफ लालू प्रसाद यादव, कि माइनॉरिटी का वोट नहीं काटे कांग्रेस, और कांग्रेस को एकदम मार्जिनलाइज करके रखो। मैं जब 15 में था, लालू जी ने हमको फ़ोन किया कि 4 सीट तुम्हारा है, 8 ले लो, और 8 से तुम्हारा 8 नहीं तो 16 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता है तो 16 ले लो। तो 16 पर रोक रहे थे हम लोगों को। और नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं भाई, कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, इसको 41 सीट दीजिए। 40 दिए, 3 सीट एनसीपी के लिए रखे थे, फिर 1-1 सीट दिए। तो जो आदमी आपके साथ फेयर ही नहीं है, सिर्फ आपको अलाइव रखना चाहता है, सलाइन पर जिंदा रखना चाहता है, भोजन बढ़िया दे ही नहीं रहा है कि लड़ाई लड़े, पहलवान है, गदा भांजे, वो करने नहीं देना चाहता है, लाइव रहे बस, और उनको अपना व्हील चेयर में घुमाते रहिए कि भाई हमारे साथ हैं। तो ऐसा कांग्रेस रखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अभी मौजूदा में, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, बहुत सारे लोग हैं,
जो उस 15 साल वाले टेन्योर में भी मंत्री थे, उस जंगल राज वाले टेन्योर में भी, तो मुझे याद नहीं आता है, तब तो मेरी पोस्टिंग थी पटना में, मुझे याद नहीं आता है कि जंगल राज के नाम पे किसी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हो कि ना लालू जी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, इस्तीफा दे दो। ये बहुत लोग हैं, जब विजेंद्र जी नहीं नहीं, बतौर मंत्री मंत्री अरे रहते बतौर मंत्री मंत्री विजेंद्र रहते यादव जी हुए ने लालू यादव के साम्राज्य या एक्ट या सरकार के खिलाफ बहुत लोग हैं, विजेंद्र यादव खुद ही हैं जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ, आपके क्या नाम है, सुधा श्रीवास्तव हैं, सब लोगों ने इस्तीफा दिया था और छोड़ करके आ गए थे अलग अलग कारणों से। नीतीश जी को कुप्रबंधन, जंगल राज, इफ इस मसले पे इफ भाई ऐसा है ना कि भाई आप इफ मतलब हर नाम, पुराने जमाने वाले जितने नाम है, मेमोरी मेरी स्ट्रांग है, किसने क्यों विजेंद्र जी इस्तीफा ने दिया, पार्टी छोड़ा, तो ये मैं बता सकता हूं कि अभी भी कि हाँ किसने क्यों छोड़ा होगा। नहीं भाई, आप लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके, मंत्रिमंडल छोड़ करके आप नीतीश जी को ज्वाइन कर रहे हैं, सुधा श्रीवास्तव, विजेंद्र यादव और भी लोग थे, सब लोगों ने छोड़ के आए। इट मींस दैट कि दे वर नॉट हैप्पी विथ हिज वर्किंग स्टाइल। नो, इफ समबडी इज हैप्पी व्हाई ही विल लीव हिम, सिंपल बात है। अब आप ये कहिए कि आप क्या लिखे इस्तीफा में, अब इतना तो हमको याद नहीं है कि व्हाट दे हैव रिटन। चुनाव से कितने दिन पहले, बहुत सारे नहीं, चुनाव से पहले, क्वाइट बिफोर इलेक्शन। ठीक है, हम चलिए अब आखिरी दौर पे आ जाते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या जजमेंट है आपका, क्या एनालिसिस है? हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर इज नॉट रिलेवेंट फॉर मी टू हैव अ कमेंट। क्या वो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे? आई वोंट कमेंट। मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। वो तो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक चलिए, सुप्रीम कोर्ट तक बताएंगे आपको। कोई नहीं, देखिए ऐसा है कि कम से कम ये प्रशांत की मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये मोहब्बत आपकी जो है ना, बेइंतहा इश्क है ना, ये वन साइडेड है, डबल साइडेड है। नोबडी विल शुड टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड, सिंपल। और अगर कोई आदमी प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में किसी को फॉर ग्रांटेड लेता है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, सिंपल। और हम तो ये मानते हैं कि हमारे माता पिता लंबा संघर्ष करके आए ना। मेरे पिताजी नदी पार करके स्कूल आते थे, झोला लेके, हाफ पैंट पहन करके, एक मोटा चना लेकर के आते थे, पढ़ते थे। और जिसके यहाँ मेरे बड़े वाले चाचा जी ने रखवा दिया था, उनको अनाज देते थे, वही खा जाता था, इनको देता ही नहीं था। बहुत कष्ट करके लोग जिया है। और हमारे पिताजी ने बीएचयू में, जब इनका शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल में जब बर्तन धोने और खाना बनाने नहीं आता था कोई, तो उन्होंने, महात्मा गांधी आए थे तो प्रोटेस्ट किए थे। तो बहुत लंबा है कहानी, सुन सुन के हम बड़े हुए हैं कि ये दलितों के ऊपर पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था। ये हमारे पूर्वज वहां से आए हैं, इनको न जमीन खरीदने का अधिकार था, न गाय रखने का अधिकार था, इनको सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने का अधिकार था, वो भी वो मजदूरी जो वो लोग कहेंगे। ये भी नहीं कि आप खेत में जाके काम कर रहे हैं, खेत में काम नहीं कराया जाता था। जो पैर का दाग पड़ता था, झाड़ू इसलिए बांध दिया जाता था कि पैर का दाग वही आप ही के झाड़ू से निकल जाए, कुछ को झाड़ू भी नहीं देना चाहता था। अब रखा जाता था किस तरफ, जिधर से हवा नहीं चले, दक्षिण कोना में। वो सब ठीक है, तो अब हम आए हैं पढ़ लिखे, एमए एलएलबी, मान लीजिए पीएचडी किए हैं, तो ऐसे ही झोल झाल करने के लिए। अरे भाई, लोग हमको 20% आबादी जो है अशोक चौधरी को देखती है, समझती है, कहती है, तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, फॉर ग्रांटेड है कि कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। अरे हमारे पास भी बुद्धि है, हमारे पास भी लोग हैं, हम भी काम किए हैं, हमने भी लोग बनाया, आपने भी बनाया होगा। लेट्स फाइट इट आउट। सुप्रीम कोर्ट न जाइए, कहीं चले जाइए, उससे क्या मतलब है? जाना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि हारिएगा आप ही, हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब आपको तो पता है ना क्या क्या एडजेक्टिव्स, सर्वदलीय, आजकल तो आपके परिवार तो का, आजकल देखिए सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया है, आपके परिवार का पूरा कास्ट इक्वेशन, फादर से लेके मदर से लेके वाइफ, आपका बहुत लोगों वो पूरा मैंने देखा, मुझे भी जानकारी नहीं थी, अब तो बच्चे को अच्छा, जानकारी ऐसा हो गई। है कि सरकार जो है भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार इंटरकास्ट मैरिज के लिए पैसा देती है। आप प्रोत्साहित करती है? देती है ना। हाँ? देती है कि नहीं देती है, पहले ये बताइए। हाँ भाई, कह रहे हो प्रोत्साहित, पैसा देती है कि नहीं देती? हाँ देती है। क्यों पॉलिसी बनाई सरकार ने? Why they have made this policy? Just to have a casteless society. तो इफ अगर हमको इश्क किसी ब्राह्मण से हो गया, तो हम कहीं एप्लीकेशन देने गए थे?
अरे हो गया, हो गया। हाँ। कम से कम ये नहीं ना किए कि हम ब्राह्मण से इश्क किए और किसी और से ब्याह कर लिए, जिससे इश्क किए उसे ब्याह किए। बेटी को अगर किसी से इश्क हो गया, क्योंकि हम ही जब ये किए तो हम कैसे कहते बेटी को कि नहीं भाई तुम नहीं कर सकती हो, तो उसने भी किया। और मेरे एक भाई जो हैं वो क्रिश्चियन से मैरिड हैं, और एक भाई जो मेरे वो क्या नाम है पंजाबी से मैरिड हैं। अच्छा, वो तो भाई वाला भी आया नहीं है हाँ, तो सोशल ये मीडिया पे। क्या है इसमें, क्या है? हाँ। अरे व्हाट्स हार्म इन इट? हाँ, नहीं नहीं, हार्म नहीं है। हम जिस सोसाइटी से आते हैं हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, जिससे हमको ये मिला है अधिकार, आज हम जिस पोजीशन में पहुंचे हैं उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हमें पॉलिसी बनवाना है, उसके लिए हमें काम करना है। ये हमारा कमिटमेंट है, हम काम कर रहे हैं। अभी ये कुछ बोलिएगा कि आप हमको, कि आप तो सर्वदलीय नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं, तो खराब क्या है? हम तो बोलते हैं जब सूर्य ने, हम पंच तत्व से बने हैं, ठीक है? सूर्य, आग हमारे फायर के सिंबॉलिक हैं। तो जब सूर्य, जल, नदी, भूमि, हवा, गगन, ये पांच में किसी ने हमारा जो नेचर जिससे हम बने हैं पंच तत्व से, जब उसने कभी डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं किया हिंदू मुस्लिम और अगड़ा पिछड़ा में, सूर्य कभी रोशनी निकालते हैं तो देखते हैं कि नहीं कहाँ ब्राह्मण लोग हैं उसी को देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। नदी जो है पानी देती है तो कभी कहती है कि नहीं मुस्लिम क्या नहीं जाना है, हिंदू क्या नहीं जाना है, दलित क्या नहीं जाना है? जब वही डिस्क्रिमिनेट नहीं किए तो हम क्या डिस्क्रिमिनेट करेंगे? लेकिन हाँ, एक बड़ी आबादी अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई है, उसकी लड़ाई लड़ना है, जिससे हम आते हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंपल। ठीक है, हम अब समय से थोड़ा ज्यादा हो गए। आखिरी सवाल, ये आपके यहाँ कुछ सुना सीबीआई इंक्वायरी चल रही है कि कौन आया था जेडीयू दफ्तर में और कौन पोस्टर लगा के चला गया? क्यों सीबीआई इंक्वायरी क्या है? मतलब बड़ा किसने पोस्टर लगा दिया, कुछ ऐसा अंदर है पार्टी के अंदर बड़ा ना, बड़ा चल रहा था, ये सब कि फालतू का, ये सब परसेप्शन, बड़ा लोग सदमे में ना सकपट थे। कोई नहीं मैंने गार्ड का स्टिंग ऑपरेशन करवाया अपने रिपोर्टर को भेज के। गार्ड का जी 2 लोग आए थे, कोई विकास कोई रोहित नाम बता रहे थे, 1 घंटा रोक करके रखा, फिर उसने कहा जी ऊपर से आदेश है, और फिर वो ऐसा छाप दिया कि अंदर बाहर एकदम मोदी में हो गया जेडीयू ऑफिस। हालांकि बीजेपी ने उसको काउंटर करने के लिए 1 आध 2 पोस्टर उसने भी लगा दिया, हालांकि बाकी जगह नहीं लगा। तो ये पता था कि या कोई आके लगा गया? नहीं, क्या इसका क्या रिलेवेंस है? रेलेवेंस ये है, हाँ, क्या मतलब पता था कि कौन? नहीं, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस क्वेश्चन? हमको नहीं समझ में आता है कि इस क्वेश्चन का बिहार के डेवलपमेंट से क्या रिलेवेंस है? व्हाट इज द रिलेवेंस? कौन पोस्टर कहां लगा दिया? जेडीयू दफ्तर में, मतलब पता था कि क्या जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों का है? ये नहीं कहिए कि सिर्फ मोदी जी का है। नहीं, और ये एनडीए के, ये चुनाव एनडीए लड़ रही है। हाँ। और इस एनडीए के चुनाव में ना भाजपा है, ना जदयू है, ना हम है, ना रालोसपा है, ना रालोजपा है, कोई नहीं है। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है। इसीलिए सबका, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरे अध्यक्ष वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ये तो आप लोग का मीडिया का बनाया हुआ हवा है कि भाई मोदी जी का लग गया, जनता दल यूनाइटेड मर्ज कर रहा है, वो बोल रहा है भाजपा जदयू में मर्ज कर रहा है। व्हाट इज दिस? इज दैट इट इज एनी, कोई सेंस ही नहीं है इसका, कोई प्रश्न ही नहीं है। मतलब एनडीए में सब ठीक है ना? बिल्कुल 100 में ठीक है, और हम लोग 225 जीत के आएंगे। लिख लीजिए आज का पॉडकास्ट कि हम 225 जीत करके आएंगे, ये भी लिख लीजिए। क्योंकि चिराग जी कहते कुछ, अब वो छोड़ दीजिए ना, अब डोंट वरी अबाउट अस, वील मैनेज आवरसेल्फ। किसी को जरूरत नहीं है आरजेडी को, कांग्रेस को हमारे लिए परेशान होने का। आप अपना देखिए और अपने से तैयारी करके आइए मैदान में, हम लोग तैयार हैं मैदान में आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौधरी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो अशोक चौधरी जी थे, आज थोड़ा नियंत्रण में थे, लगता है बीपीसीपी की दवा खा करके आए थे, वरना तुरंत एग्रेशन में आते हैं। बीच बीच में वो जा रहे थे जब जब दवा का असर कम हो रहा था, लेकिन फिर नियंत्रण में आ रहे थे। बहरहाल हमारा काम तो सबकी बात आप तक पहुंचाना है। बाद बाकी अक्टूबर नवंबर में क्या होगा वो आप भी देखिएगा, हम भी देख लेंगे। अगले एपिसोड में एक और मेहमान होंगे और उनसे भी पूछेंगे तीखे सवाल। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।